हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री सका पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से ये टॉपिक कॉमन है 11th और 12th दोनों के लिए। 11th वाले बच्चे इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे और 12th वाले बच्चे जनरल पी ब्लॉक में यानी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है आपको बताते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर हमारा था, चाहे वो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो या फिर केमिकल बॉन्डिंग का हो, उसमें हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े थे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो लिखे थे कुछ नाम, जो नाम होते हैं, डाइपोल डाइपोल था, आयन डाइपोल था, आयन इंड्यूस डाइपोल था, ऐसे ही करके लास्ट में 6th नंबर पे हमने लिखा था हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेक्चर इसका बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, जरा समझिएगा। जो आपने डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में क्या होता था, एक पोलर मॉलिक्यूल होता था AB नाम का। पोलर होगा मतलब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, A की कम है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और ये जो डिवाइस बन जाती है, इस डिवाइस को हमने नाम दिया था डाइपोल। ये दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, A बॉन्ड B, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी बन गया डाइपोल। ये डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया। अब इसके जो ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, उसी को हमने कहा था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बेटा जी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। कैसे कैसे बढ़ सकते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नंबर एक तो साइज ऑफ एटम्स कैसा होना चाहिए, छोटा। अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपसे हमने बोला था कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये पोलैरिटी ज़्यादा होगी मतलब ज़्यादा चार्जेस आएंगे, और चार्जेस ज़्यादा आएंगे तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की। एक चीज़ और जो मैटर करती है, अगर एटम्स का साइज छोटा होगा तो साइज छोटा होने पे ये पास पास होंगे, साइज छोटा होने पे पास होंगे, तो इससे भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, एटम्स को छोटा रखना है और बॉन्ड की पोलैरिटी कैसी रखनी है, ज़्यादा, अगर आप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए इसी पॉइंट पे काम करते हैं। एटम्स छोटे रखने हैं और बॉन्ड की पोलैरिटी कैसी रखनी है, ज़्यादा। छोटे वाली बात तो अलग हो गई, बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा रखनी है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम हो और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगा, डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हमें एक ही जगह ऐसा एटम लेना है जिसका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। यहाँ पर सबसे अच्छा जो फिट बैठता है दोनों ही क्वालिटीज़ को रखने वाला एटम, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, मतलब विद हैविंग वेरी स्मॉल साइज, सबसे छोटा साइज लेकर के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन। और बी के लिए फिर से वही बात आएगी, साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 3 एटम्स बाय कन्वेंशन लिए गए हैं जो फिट बैठते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन है, फ्लोरीन। नंबर 2 पे कौन है, ऑक्सीजन। नंबर 3 पे आता है क्लोरीन और नाइट्रोजन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, लेकिन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का होता है। नाइट्रोजन के बराबर में फ्लोरीन यहाँ आएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन। तो इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी इसको हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा दे नहीं पाता है। तो ये बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड? हम हाइड्रोजन बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का। क्या है इस पे स्पेशलिटी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसमें कि जो पॉजिटिव एटम लेना है हमें, वो हमेशा हाइड्रोजन लेना है। क्यों लेना है वो बता दिया आपको, सो दैट भाई यहाँ पर हमें वो एटम लेना है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर वो एटम लेना है जिसका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और यहाँ पर वो लेना है जिसका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन फिट है, मतलब हाइड्रोजन फिक्स हो गया।
एक ही जगह पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो पॉजिटिव एटम होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन, और जो नेगेटिव एटम होगा, नेगेटिव एटम के लिए बताया आपको दो कंडीशंस चाहिए, एक तो साइज छोटा हो और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो कौन कौन फिट बैठता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। फिर भी क्लोरीन को नहीं कंसीडर किया गया क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और वो बात नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए थी इस स्ट्रेंथ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखिएगा, पहले तो आप ये बना लें डाइपोल डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड is a special case of dipole dipole attraction in which डैश लगा के पहला पॉइंट, in which positive atom is always hydrogen, positive atom is always hydrogen। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा for negative atom, for negative atom its size should be small, its size should be small and electronegativity should be high। यहीं पे आप लिख लें सेकेंड पॉइंट में ओनली फ्लोरीन मतलब F, ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन वाली बात को भी यहीं पे खत्म कर दो, एक नोट लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर सेम बट क्लोरीन इज नॉट कंसीडर्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लोरीन इज नॉट कंसीडर्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज इट्स साइज इज लार्ज, इट्स साइज इज लार्ज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा बताते हैं आपको, इस तरीके से आप देख लो, ये H होगा और यहां पर एक एलिमेंट होगा, हमने कोई भी एलिमेंट एक ले लिया E नाम का, E की जगह क्या क्या आएगा बता देंगे। तो इस तरीके से ये डाइपोल बनेगा, पार्शियल नेगेटिव यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, H है और E है, पार्शियल नेगेटिव यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। ई का मतलब हम आपको बता दें फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, पहले तो नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, इसको ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड बना है इस वाले बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आपको बताना है पॉजिटिव एटम हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन। और नंबर 2 दूसरी कंडीशन आप क्या बताएंगे, जो नेगेटिव एटम है जिस पर पार्शियल नेगेटिव आना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और उसका साइज छोटा हो। कौन कौन आएगा यहां कैटेगरी में, इस कैटेगरी में कौन कौन फिट बैठता है, फ्लोरीन, जनरल कंडीशंस में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हालांकि कुछ और स्पेशल केसेस हैं जहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दूसरे एटम्स भी मान लिए जाते हैं, लेकिन इन जनरल यही कंडीशंस होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। थ्योरी में पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं इसके कि एक लेक्चर में तो पढ़े ही नहीं जा सकते। पूरी केमिस्ट्री में हम लोग एप्लीकेशंस ही पढ़ते रहेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत जगह पे आपको ये रीजन जो उसका मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ना जरूरी है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में एक तो होता है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान देना।
कल का मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो लिखिएगा व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड और ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड और ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक HF का मॉलिक्यूल है और दूसरा HF का मॉलिक्यूल है HF, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे आएगा HF, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी इससे, ये बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये ज़्यादा होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, हमने एक एग्जाम्पल लिया वाटर HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया ये HOC2H5, ये बेटा इथाइल अल्कोहल है। तो नेगेटिव यहाँ पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल थे वो सेम सब्सटेंसेस के थे, और यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस के हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, बट दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच मे बी ऑफ सेम कंपाउंड और ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखिएगा व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल है बेटा इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, ये होता है N, ये यहां पर इस तरीके से आप ले लीजिए, डबल बॉन्ड O है और एक O पे, ऐसे N पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, या इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान सकते हो। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा कन्वीनियंट वे में बना लेते हैं इसको। ऊपर हम OH ले लें, O होता है और ये होता है इस तरीके से H। अब यहां पे ले रहे हैं हम N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ले लो। तो देखो इस पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो यहां पार्शियल नेगेटिव होगा, यहां पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, नेगेटिव होगा। तो ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। होपफुली आप देख पा रहे होंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ मर्ज हो रहा है, तो इसे मैं थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखो ध्यान से, इस तरीके से ये बेंजीन रिंग होती है। 11th वाले बच्चों के लिए नया है थोड़ा सा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। ये O है और ये है H, ये OH ग्रुप हो गया, मतलब ये जो कंपाउंड बना है अभी फिनॉल है, ये ऑर्थो पोजीशन बोली जाती है। तो N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये NO2 ग्रुप हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये हेक्सागोनल रिंग बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ध्यान देंगे तो ये बेटा आपने जो हाइड्रोजन बॉन्ड देखा वो कहाँ है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थोड़ा आपको आना चाहिए कि दो टाइप के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इसके बाद छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उनकी हम बात करेंगे, फिर एप्लीकेशंस देखेंगे। छोटी छोटी बातों में जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं।
बेटा स्ट्रेंथ में देखो बहुत सीधी सी बात है, हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया, नेगेटिव एटम जो है नेगेटिव वाला उसका साइज जितना छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों फैक्टर्स को मिला के फ्लोरीन सबसे आगे निकल जाता है, फिर ऑक्सीजन आता है और फिर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो होना ही होना है, तो जो फ्लोरीन की वजह से बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं इस तरीके से, आप देखिएगा जो H और F के बीच बना है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 41.8 किलो जूल पर मोल है। H और O के बीच कम हो गई, मतलब इसको तोड़ना थोड़ा आसान हो गया, इसको तोड़ना और आसान हो गया, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी और कम है। ये जनरल केसेस आपको बताए, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखोगे ना, फ्लोरीन तो यहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोजन से ही अटैच होगा, तो फ्लोरीन तो गया, उसकी वैलेंसी एक ही होती है, इधर की तरफ अटैच हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ऑक्सीजन से जो और ग्रुप अटैच होंगे, ऑक्सीजन से अगर कोई ग्रुप अटैच होगा, आप ये पॉइंट लिख लो, 11th वालों के, इनफैक्ट 12th वालों के भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट आएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमने आपको बताया ना कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं अगर वो अटैच हो गए तो वो ग्रुप्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बढ़ा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद यहां पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई नहीं है, आपको ये नहीं पता है कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। लेकिन अगर ये लेक्चर कोई 12th पास आउट वाला देख रहा है तो उसके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आप एक नोट लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड they increase the strength of hydrogen bond. When electron withdrawing groups are attached, they increase the strength of hydrogen bond, and electron releasing groups decrease the strength of hydrogen bond. आप यहाँ पर केवल लिख सकते हो, 11th और 12th के भी हो तो अभी समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट, बट आएगा समझ में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर भी इसका यूज होगा। तो देखो जैसे ये है, O है, H है, ध्यान देना हम इस बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इससे जो ग्रुप अटैच है, हमने मान लिया कि R नाम का ग्रुप अटैच है। बेटा R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो जो R होता है बस आप इतना समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, RERG लिख दिया हमने शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे क्या होगा। और अब पहले आप इस बॉन्ड के बारे में सोचो ही मत, हम तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा यहां से। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, उससे कहेगा भैया हमारे पास पहले से सैचुरेशन है, थोड़ा सा आप दूरी रखो। और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं शिफ्ट होंगे तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आ पाएगी। अच्छा, कोई ग्रुप ऐसा है, जैसे मान लो ये O है, ये तो एल्कोहल था, हमने एल्कोहल लिया था, एल्कोहल में जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, OH लिया हमने, और यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो है C डबल बॉन्ड O और ये है R। ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जो पूरा बनेगा RC डबल बॉन्ड O OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखिए ये जो ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जब ये इस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से कहेगा दो भैया इलेक्ट्रॉन्स दो। इलेक्ट्रॉन्स जब इधर की तरफ आएंगे तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और बॉन्ड की पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 12th में आप आगे पढ़ने वाले हो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ज़्यादा होता है, किससे, एल्कोहल से, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों, तो ये रीज़न हमें बताना होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो स्ट्रेंथ को घटाएगा, इस बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करेगा। अपना नोट कर लेना, जैसे भी नोट करना चाहो, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, उर्दू में, जिसमें भी। तो
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो ये स्ट्रेंथ की बात हो गई। इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ जनरल एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। बेटा हम केवल वो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं जहां पर भाई 3 एटम्स बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ उनके जो डायरेक्ट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनता है वो HF बनता है। तो HF मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सारे केसेस तो हम एकदम से नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे केसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो HF मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हैं वो किस मैनर में जुड़ते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर देना होता है नॉन लीनियरली। लीनियर नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं होता है कि H और F फिर आ जाए यहाँ पर H और F इस तरीके से लीनियरली जुड़े रहें, फिर यहाँ पर आ जाए H और फिर ये F इस तरीके से, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। वो उस वजह से होता है क्योंकि वो फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स होते हैं उस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो नॉन लीनियरली में कैसे होंगे, देखो ये हमने HF मॉलिक्यूल लिया है, इधर FH, फिर ये लिया है FH। किस तरीके से लिया है ध्यान दीजिएगा इस पे, FH फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। देखो जो ये वाली लेंथ है ये 100 पिकोमीटर की है, ये 155 पिकोमीटर की है। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाली लेंथ कम है, ये ज़्यादा है। एंगल होता है 140 डिग्री का लगभग, किसी किताब में अलग भी दिए हुए हैं। और फिर ये FH हो गया, इस तरीके से ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो जो अरेंजमेंट होता है वो नॉन लीनियर वे में होता है। आपको ये सब नहीं याद रखना है कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि जो HF मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो नॉन लीनियर होता है, जबकि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में ये पैटर्न कैसा होता है, लीनियर होता है। ध्यान दें, HN इस तरीके से अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये इस तरीके से यहां पर बनता है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड ये नहीं बना सकता, क्योंकि फिर स्पेशली या स्टेरिकली आप कहिए, ये ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है एटम्स का, 3D ओरिएंटेशन होता है कि वो नहीं बना सकता इसके साथ। तो यहां पर लीनियर वे में होते हैं। तो दो हमने डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, HF में लीनियरली, अमोनिया में सॉरी HF में नॉन लीनियरली, अमोनिया में लीनियरली। एक बचा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है वाटर। तो वाटर में किस तरीके से जुड़ते हैं वो भी आपको बताते हैं। वाटर में आप लिख लीजिएगा ये जुड़ते हैं टेट्राहेड्रली। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो वाटर का है, और वाटर में जो अटैचमेंट होता है वो टेट्राहेड्रली होता है। इस तरीके से आप देखिएगा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हमने दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर लिया, ये H ले लिया, थोड़ी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है इससे ये वाली डिस्टेंस यहां पर ज्यादा होगी, HOH। इस तरीके से बनाते हुए चले जाते हैं, HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहां यहां इस तरीके से। और दिखाने हैं तो थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं, यहां कहीं पे भी H आएगा, इसके H ले लिया, O ले लिया, ये H। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं V शेप के होते हैं ना, इस तरीके से ये बन गया। ऐसे ही यहां पर ले लो, O है तो यहां कहीं पे आएगा ये H, OH, इस तरीके से। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। गड़बड़ ये हुआ है कि इसकी सीध में नहीं लिया है, ये H आएगा यहां पे H आएगा, फिर ये O आएगा, फिर ये यहां पर ऐसे करके ये H आएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा। इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल केज यहाँ पर बन जाती है। आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जाता है, और ये यहाँ पर ऐसे बनाएगा, इधर बनाएगा, ये भी इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, ये इधर की तरफ बनाएगा,
ये हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, ये इस तरफ बनाएगा, ये इस तरफ बनाएगा। इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। भले ही यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं बना है, बट मैनर यही होता है, आप किसी भी किताब से देख सकते हो। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, और ये होती है टेट्राहेड्रली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वे क्या होता है वो आपको बताया। अब बस हम लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशंस इतने सारे हैं कि इस लेक्चर में नहीं पॉसिबल हैं, बट थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को अफेक्ट करती है। बेटा जो पहला एप्लीकेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि दो पार्टिकल्स के बीच पे, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रा नहीं। इंट्रा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ा पाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, चलो एक लाइन लिख लो, इसमें लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। फुल स्टॉप के बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये फोर्सेस होते क्या क्या हैं? इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखो जो एक फोर्स जो कि यूनिवर्सल है, होना ही होना है, आपको पिछले लेक्चर में बताया है, वो क्या है? वो है वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स ये डिपेंड करता है किस पे? फर्स्ट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर वेट, विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। नंबर 2 सरफेस एरिया पे इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। आपने लिखा होगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और ये फोर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड्स में कौन कौन से मिलेंगे आपको? वैन डर वाल, ये तो यूनिवर्सल है, ये हर जगह होना ही होना है। आप ये लिख लें यहां पर, हर जगह होना है या एवरीवेयर, ये होना ही होना है क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से है। और दूसरा जो होता है वो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको बता दें जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज्यादा होती है, किससे? वैन डर वाल फोर्स से। तो अगर हमें कहीं पर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो अनडाउटेडली सबसे पहले हम वैन डर वाल फोर्स के बारे में ही सोचते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर वो सेम टाइप के कंपाउंड्स हैं तो। लेकिन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के आने से थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल ऑर्गेनिक के दूंगा और एक आध एग्जाम्पल्स मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूंगा। दोनों जगह ही बहुत सारे यूजेस हैं इसके। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, ये हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप, 12th के होते हैं फिलहाल। ये हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप, या चलो हम ज़्यादा अच्छा है क्या करते हैं 16th ग्रुप ले लेते हैं, वो और अच्छा रहेगा। 16th ग्रुप, 16th ग्रुप में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप का मतलब ये हुआ 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनेंगे, H2O, H2S, H2SE और H2TE। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां से यहां जा रहे हो, हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, क्या हो रहा है?
इनका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सेलेनियम का और ज़्यादा, टेलुरियम का और ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना ही चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाती है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है वो ये आता है, H2S से ज़्यादा H2SE, उससे ज़्यादा H2TE, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, H2O का। देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ पर आपको मिला, H2O का। यहाँ से यहाँ बढ़ा, वही ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। बट H2O का सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज कैसा है, बहुत बड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेगेटिव एटम का साइज छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ऑर्गेनिक का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहा जाता है, जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग कंपेरेबल मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबसे ज़्यादा होता है। तो वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा फोर्स है, हाइड्रोकार्बन्स में, ईथर्स में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, या हेलोजन डेरिवेटिव्स में, वहाँ पर वही वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ठीक है। और एल्कोहल्स क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप चाहें दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इज मोर देन हाइड्रोकार्बन्स, कॉमा, हेलोजन डेरिवेटिव्स, कॉमा, ईथर्स, कॉमा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल्स से भी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही है, और एल्कोहल्स से भी तगड़ी वाली है। क्यों है वो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, जो 11th के स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन करके ही आप लिख लो। क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अभी लिखाया था, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर सेम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इसका मतलब दोनों में स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स कैसी कंसीडर की गई, सेम। तो आपने लिखा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर सेम, yet by ET, yet the boiling point of paranitrophenol is more than orthonitrophenol. Why? Boiling point of paranitrophenol is more than orthonitrophenol. Why? बताते हैं आपको। देखो ये तो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी भी बनवाया था थोड़ी देर पहले, OH, और यहां पर होगा ये N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ले लिया। ये यहां पर ये है बेटा ऑर्थो नाइट्रो, N थोड़ा कमजोर है, पतला हो गया, चलो सही कर देते हैं, हेल्दी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, यहां पर होती है इंट्रा, मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में होता क्या है बेटा, जैसे यहां पर जो OH ग्रुप था और जो NO2 ग्रुप थे, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, ये ग्रुप अलग है, ये हम ब्लू मार्कर से अलग कर देते हैं, ये OH ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है। दोनों ग्रुप काफी पास पास हैं, पास पास होने की वजह से यहां पर ये हमने बनाया था, ये कौन सा बॉन्ड बना था यहां पर, ये था
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा देखना, जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें ये O होगा, ये H होगा और ये यहां पर NO2 ग्रुप होगा। NO2 ग्रुप की पोजीशन जो होती है वो OH के ऑपोजिट होती है। तो ये ग्रुप्स बहुत दूर हो गए, बहुत दूर होने की वजह से यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा OH और ये हो गया NO2, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है, जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल थी। ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल और यहां कौन सी बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे पता है 11th वालों के लिए स्ट्रक्चर याद रखने बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा है, वो बाद में आएगी। 12th वाले हालांकि इसको याद रख सकते हैं। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, समझो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब दो पार्टिकल्स मतलब ये एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो तो वही वैन डर वाल्स फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही आंसर देना है। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट विच इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज इन पैरा की बात कर रहे थे, पैरानाइट्रोफिनॉल, वेयर एज इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। और इंट्रामॉलिकुलर से इनफैक्ट क्या होता है? सरफेस एरिया घट जाता है एक मॉलिक्यूल का, और जब सरफेस एरिया घटेगा तो उससे वैन डर वाल्स फोर्स भी कमजोर पड़ जाएगा। और आप ये मान के चल सकते हो कि जो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में ये दोनों तो आप बनाओगे ही बनाओगे और लिखोगे, इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, फुल स्टॉप के बाद, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट्स, फुल स्टॉप के बाद फिर लिखोगे, इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन OH and NO2 ग्रुप्स, बिटवीन OH एंड NO2 ग्रुप्स। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट विच इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पहला एप्लीकेशन पढ़ लिया। देखो बेटा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ये कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करेगा, कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आप चाहो तो देख लो, देखो फिजिकल स्टेट भी किस पर डिपेंड करती है कि दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, मतलब वो सॉलिड की तरफ जाएगी या लिक्विड की तरफ जाएगी। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो फिजिकल स्टेट कहां जाएगी? गैस की तरफ जाएगी। तो दूसरा एप्लीकेशन आप लिख सकते हो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मैं आपको यहीं से बता देता हूं, बस कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। H2O और H2S, जब आप इनके मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट H2O का आएगा 16, इसका है और 18 आएगा, और यहां पर 32 और 34 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ये सजेस्ट करता है कि वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ यहां ज़्यादा होगी। इसका मतलब फिजिकल स्टेट जो होगी ना वो यहां पर इसके कंपैरिजन में जो फिजिकल स्टेट होगी, या तो आप ऐसे कहो अगर दोनों गैसेस हैं तो यहां पर गैस
ज़्यादा डेंस होगी, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, या ऐसा कुछ कहो आप कि ये सॉलिड की तरफ जाएगा या लिक्विड की तरफ जाएगा। जबकि सच्चाई ये है, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर ले लो, तो ये क्या होती है, गैस। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 11th में ही पूछा जाता है। पूछते हैं although the molecular weight of H2S is more than H2O, H2S का molecular weight H2O से ज़्यादा है। इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं, इस बात से कहना चाहते हैं कि H2S में molecular weight ज़्यादा होने का मतलब यहाँ van der Waals force strong है। Yet H2S is gas and H2O is liquid। तो आपको आंसर यही देना होगा, in H2S only weak van der Waals forces are present, whereas in H2O hydrogen bonding is present, intermolecular hydrogen bonding is present and it is liquid at room temperature। तो ये आपको आंसर देने होंगे। और इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो ले लो, 17th ग्रुप पे हम आए, HF, ऐसे ही होता है आगे HCl, HBr, HI, ये नहीं बनेगा। जब आप बात करोगे यहां से यहां जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, इंक्रीजेज, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते हैं, फिर भी ये लिक्विड है और ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। वजह साफ है क्योंकि यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरी बात इंटरमॉलिक्यूलर होनी चाहिए। तो ये फिजिकल स्टेट वाला एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी की। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी एक बड़ा जनरल स्टेटमेंट होता है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी वाटर में कौन से कंपाउंड्स घुलेंगे, वो कंपाउंड्स घुलेंगे जो इनऑर्गेनिक हैं। आयनिक कंपाउंड्स NaCl वगैरह ये सब तो घुल ही जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बट ये देखा गया है, पॉइंट ये है, एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिर भी ये पानी में घुलते हैं। इथाइल एल्कोहल जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर और एल्कोहल का कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के ड्रिंक बनाई जा सकती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन दुनिया का। चाहे आप थोड़ी सी शराब डालिए, पानी भर दीजिए, या शराब ज़्यादा रखिए, एल्कोहल ज़्यादा रखिए, पानी कम डालिए, तो किसी भी प्रोपोर्शन में पैक बनाया जा सकता है। तो बेटा जी, एल्कोहल और वाटर, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर इज मिसिबल इन एनी प्रोपोर्शन। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि इथाइल एल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो लोअर हैं, लोअर का मतलब जहां हाइड्रोकार्बन पार्ट कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी पानी में घुल जाते हैं। वजह वही है भाई, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा तो बहुत सीधी सी बात है, सोल्यूट सॉल्वेंट में मिसिबल हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन पानी में बहुत कम घुलता है या एल्डिहाइड या कीटोन नहीं घुलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो एल्कोहल है वो पानी में घुल जाता है, तो आंसर यही है, जो बाकी के कंपाउंड्स हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, और जो एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे कैन फॉर्म या दे इनफैक्ट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हेंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो लिखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी में लिखिएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर are miscible in water. For example,
इथाइल एल्कोहल लोअर एल्कोहल जितने भी होते हैं, मतलब जहां पर कार्बन का नंबर कम हो, क्योंकि कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है। C2H5OH ये इथाइल एल्कोहल है ना, तो जो C2H5 वाला पार्ट है वो पानी में नहीं घुलना चाहता है। ये जितना बढ़ जाएगा, C3 अगर हो गया तो और पानी में ना घुलने की चाहत इसकी और बढ़ जाएगी। अगर C4 हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोअर एल्कोहल्स हैं, जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, एग्जांपल में लोअर एल्कोहल्स एज मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH, इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH आर मिसिबल विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरे ख्याल से कौन से नंबर का आ गया, 3 हो गए, 4 या 4th या 5th नंबर का जो भी है आप उसमें लिखिएगा। क्वेश्चन एप्लीकेशन में सीधे क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछते हैं लोग बहुत बकैती में। ये लिखिएगा, क्वेश्चन है KHF2 एग्जिस्ट्स, मतलब ये है दुनिया में, इसका एग्जिस्टेंस है। KHF2 एग्जिस्ट्स बट KHCl2 डज नॉट। वाई? बेटा होता क्या है समझिएगा। KHF2 की एग्जिस्टेंस को कैसे समझाया गया है? KHF2 की एग्जिस्टेंस को समझाया गया है, जब आप ऐसे मान के चलो HF को जब हमने पानी में डाला तो ये टूट गया, कुछ पार्ट टूट गया, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। सारा नहीं टूटता है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, HF वीक एसिड होता है, तो कुछ पार्ट टूट गया। अब ध्यान देना, व्हेन HF is dissolved in water, तो क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। अब क्या होता है, जो देन HF का ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो F नेगेटिव होता है, F नेगेटिव, F पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, HF2 माइनस। तो HF2 माइनस हो गया व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद, इसकी बात चल रही है, व्हेन HF2 माइनस comes in contact with K positive, it forms KHF2 माइनस। अगर इसको हम दिखाएं तो कैसे होगा ये, K पॉजिटिव F नेगेटिव आयनिक कंपाउंड, KF एक आयनिक कंपाउंड हो गया। ये बात तो लिख दी बस थ्योरी बनाने के लिए। सच्चाई ये है कि जब आप KF और HF को साथ साथ पानी में डालोगे तो होगा क्या, ये तो आयनिक कंपाउंड है ही है, K पॉजिटिव F नेगेटिव, और ये दूसरा हमने क्या ले लिया यहां पर, HF मॉलिक्यूल, यहां पार्शियल नेगेटिव यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो अटैचमेंट होता है, जैसे इनका अटैचमेंट किसके थ्रू है, ये अटैचमेंट आयनिक बॉन्ड के थ्रू है और ये अटैचमेंट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू है। मेन जो हम बात कर रहे हैं, जो हम फोकस कर रहे हैं, वो इस बॉन्ड पे कर रहे हैं। इस बॉन्ड पे अगर हम फोकस करें तो जो अटैचमेंट है वो किसके थ्रू है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू है। और क्लोरीन जो होता है, अगर हम यहां पर क्लोरीन लेते, KCl या HCl लेते, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, दैट्स वाई वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हालांकि आप लिखना चाहें तो ये पूरी थ्योरी लिख लें, पूरी थ्योरी लिख लें। अगर एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप 11th क्लास के हों चाहे 12th क्लास के हों,
तो आप कहेंगे इन KHF2 नेगेटिव। बस आप जो आंसर लिखेंगे वो एक लाइन में लिख करके आएंगे, ऐसे करके इन KHF2 नेगेटिव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उसको आप ऐसे दिखा दोगे और यहां पर लिख दोगे ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना लिखोगे आप। उसके बाद लिखोगे क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, हेंस KHCl2 माइनस कैन नॉट एग्जिस्ट। ये होता है। एक एप्लीकेशन और कराएंगे, बाकी तो पूरी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। एप्लीकेशन है, सोचा था कि ये लेक्चर 35 मिनट्स में ख़त्म करेंगे, लेकिन बड़ा हो गया, चीज़ें हो नहीं पाई ख़त्म। नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखो, ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। एप्लीकेशन में डायरेक्टली ये लिख लो, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, डैश लगा के। इट इज एक्सप्लेन्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे एक्सप्लेन की गई है, पूरी बात समझ लो। स्ट्रक्चर में दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपको मैं बनवा चुका हूं। आइस सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। तो उम्मीद ये की जाती है, जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, और आइस क्या है, सॉलिड, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये बात आपको पता होगी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरता है, मीन्स आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। तो इसको समझाया कैसे गया है, सुनिएगा। जब H2O था, H2O में क्या होता है, H2O में मॉलिक्यूल्स, भाई आपको पता होगा, लिक्विड्स हैव, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो H2O में, यानी H2O का मतलब हम वही वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। इन वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है। टेम्परेचर अभी कैसा है, टेम्परेचर जब 0 से ऊपर होगा तभी क्या होगा, वाटर होगा। H2O तीनों स्टेट्स में होता है, गैस भी होती है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी। तो जब रूम टेम्परेचर है या 0 से ऊपर है, तब क्या होगा, तब वो वाटर होगा। तो इन वाटर, वाटर लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, फ्लो करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स हो जाएं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वो बन गया। आइस में क्या होता है, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, 0 या 0 से नीचे जाते हैं, तब वाटर का कन्वर्जन किस में होता है, आइस में। समझिएगा, जब वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है, तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल जहां पे है वहीं रुक जाता है। अब वो उसके अंदर जो फ्लो की प्रॉपर्टी थी इधर से उधर, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो गई। बस वाइब्रेट कर सकता है अपनी लोकेशन से, बस थोड़ा सा क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, इस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है केवल। तो जब वो आइस बनता है, तो आपको हमने बना के दिखाया था इस तरीके से, HOH, जल्दी जल्दी बना देते हैं, HOH, HOH, यहाँ पे बनाते हैं HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ऐसे यहाँ पर आएगा HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बना लें थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये इधर बनाएगा, ये तो बना चुका है, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये बन गया, ये इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, नहीं सॉरी इधर ही बनाएगा, इधर तो बन गया, नहीं बनाएगा, इधर बनाएगा और ये इधर बनाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा,
ये बात चल रही है आइस की। आइस में क्या हुआ, आइस में मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए, मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए और ये जो बनता है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल केज। टेट्राहेड्रल केजेस बन जाते हैं और इन केजेस के अंदर क्या होती है, एयर इंट्रैप कर चुकी होती है। तो हुआ क्या, वॉल्यूम बढ़ गया। यहां पर टेट्राहेड्रल केजेस बनने से क्या हुआ, यहां इंट्रैप कर गई एयर, तो सेम मास का आपने लिया, सेम मास, एक पर्टिकुलर मास का आपने H2O ले लिया, उस H2O को आपने फ्रीज कर दिया। जब फ्रीज कर दिया तो कुछ ऐसी स्थिति आ गई, टेट्राहेड्रल केजेस बन गए, वहां पर एयर इंट्रैप कर गई, वॉल्यूम बढ़ गया। और जब उसी को आप मेल्ट करा देंगे तो मेल्ट कराने पर क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल केजेस होते ही नहीं है वहां पे। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स फ्लो करते रहते हैं। जब वो फ्लो करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिनकी वजह से टेट्राहेड्रल केजेस बने हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं होते तो एयर बाहर निकल जाती है जब आप उसको मेल्ट कराओगे तो, या H2O होगा तो एयर इंट्रैप्ड होगी ही नहीं वहां पे, तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम कम होगा H2O का। H2O मतलब वाटर का, तो वाटर का वॉल्यूम कम होगा और आइस का वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा। सेम मास की बात चल रही है, हैविंग सेम मास, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा और वाटर का वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो लिखिएगा इन आइस H2O molecules are fixed. They have no property of flow. Full stop के बाद due to hydrogen, due to इस तरीके से लिखें, at low temperature hydrogen bonds are highly stable, comma tetrahedral cases are formed in which air entraps, and volume increases, full stop के बाद in water molecules are not fixed, they have property of flow, tetrahedral cases are not formed, फिर कॉमा लगा के air does not entraps, hence its volume is less and density is more। ये वजह होती है। बेटा एक बहुत जनरल क्वेश्चन और होता है, जो H2O की डेंसिटी मैक्सिमम मानी गई है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मानी गई है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे डेंसिटी घटेगी, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे डेंसिटी घटेगी। 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या, वाटर होगा। अब सुनना, अगर आपको आंसर लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गए तो डेंसिटी क्यों घटती है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे तो ये परमानेंट होने लगते हैं टेट्राहेड्रल केसेस, ये फिक्स होने लगते हैं, इनमें एयर इंट्रैप करने लगती है और एयर इंट्रैप करने लगेगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। एक्सपेंशन से क्या होगा, जो जिस मास का H2O हमने लिया था उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 4 से नीचे डेंसिटी क्यों घटती है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर आप लिखोगे when temperature is decreased below 4 degree Celsius, hydrogen bonds, stability of hydrogen bonds increases, tetrahedral cases becomes fixed or permanent in which air entraps, expansion takes place या volume increases and density decreases। above 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, above 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम थी, मतलब आप ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मान सकते हो। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं और ज़्यादा ब्रेक होने से क्या होता है, तब भी एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन होने से क्या होता है, डेंसिटी घट जाती है। तो डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। आपने ये भी सुना होगा जहाँ पर टेम्परेचर रात में बहुत कम हो जाता है कई बार, तो जो वाटर पाइप्स होते हैं, पानी को कैरी करने वाले, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, जिनमें पानी भरा हुआ होता है, जनरली वाटर पाइप्स होते हैं, पानी भरा हुआ होता है। जो हमारे घरों में टंकियां वगैरह होती हैं उनमें भी पानी भरा हुआ होता है पाइप्स में। जब आप ऊपर टैंक में पानी चढ़ाते हो, मोटर बंद कर देते हो, उसके बाद पाइप में पानी भरा हुआ रह जाता है। तो पाइप में पानी भरा हुआ है मान लीजिए, और रात में अभी टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था दिन में। अब रात में अचानक से टेम्परेचर पहुंच गया -5। अदर कंट्रीज में होता है ऐसा, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में भी होता होगा कुछ जगह पे। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि फ्रीजिंग हो गई टेम्परेचर घटने से। फ्रीजिंग हुई, इसका मतलब क्या हुआ,
एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन से क्या हो सकता है, जिन कंटेनर्स में पानी भरा हुआ था जब आइस बन गया तो एक्सपेंशन होने से क्या होगा, वाटर पाइप्स फट सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वाटर पाइप्स फट क्यों जाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा बिकॉज वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस एंड वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। और मोर क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल केजेस, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं, और इससे क्या होता है, फिर वाटर पाइप्स वहाँ पर फट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं जिनको इंटरेस्टिंग भी हैं, भाई मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं, मैंने कोशिश की है आपको ठीक से समझाएं, आपको अच्छे लगे या नहीं कह नहीं सकते, बट पूरी केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस होंगे। मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लाना है तो उसके जो बेसिक्स हैं उनको आपको ख़त्म कर लेना चाहिए पहले। अगर आप तुरंत पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का तो एक पार्ट है ही है ये, लेकिन अगर हम बात करें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसका भी ये एक पार्ट है, या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसका भी ये एक पार्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा, थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है लेकिन चीज़ों को मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।